नमस्कार, कृषि से जुड़ी जानकारी की दस्तक सीधा किसान के घर तक। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का पूसा समाचार के इस खास अंक में हम दर्शकों को गेहूं की समसामयिक क्रियाएं, सरसों में कीट एवं रोग प्रबंधन, साथ ही साझा करेंगे आपसे एक किसान बहन की मूल्य संवर्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण की सफल कहानी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि किसान भाई लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर जानकारी हेतु अपनी समस्याएं लगातार भेज रहे हैं। हम पूसा समाचार व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे, साथ ही साथ मौसम की जानकारी भी देंगे। रबी फसलों में गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है और समय पर बोई गई गेहूं की फसल अभी करीब 45 से 50 दिन की हुई है। गेहूं की अच्छी उपज लेने हेतु इस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाएं करनी है, उसके बारे में बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजबीर यादव। अगर आप उपयुक्त वैरायटियों का चयन करते हैं अक्टूबर सीडिंग के लिए, जैसे हमारे IRI से निकाली हुई वैरायटी HD 3226 SDC SW18, उनको अगर आप अक्टूबर के अंदर बुआई करते हैं तो उनके अंदर तकरीबन 95 से लेके और 105 डेज के आसपास बहाल आती है और उस टाइम तक वो इतना ज़्यादा बायोमास अकुमुलेट करती है कि आपकी पैदावार कम से कम 10 या 15% बढ़ सकती है। बट उस पैदावार को रियलाइज करने के लिए आपको एक ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करना चाहिए कि जिसके लिए इस टाइम अक्टूबर सोइंग की बुआई करी हुई क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ग्रोथ रेगुलेटर हैं, क्लोरोमिक्वेट क्लोराइड है और दूसरा एक फंजीसाइड है। तो इन दोनों को टैंक मिक्स कर तकरीबन 125 लीटर वाटर के अंदर आप 1 एकड़ खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रिप है आर पार पूरे खेत के। ये हमारी जो नई वैरायटी है HD 3226 की, ये 23 अक्टूबर की बोई हुई है और इसमें हमने नाइट्रोजन का एक बैग फर्स्ट इरिगेशन पे और दूसरा बैग सेकंड इरिगेशन पे। दूसरी वैरायटी है हमारी HDC SW18, जिसको हम कई सालों से कह रहे हैं कि भाई आप 15-20 अक्टूबर से अपनी बुआई को शुरू कर सकते हैं। खासकर उन एरिया के अंदर ये बहुत ही उपयुक्त है जहां पे साल्ट की बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली 15 या 20 नवंबर की बोई हुई फसल के अंदर। उसके अंदर कई बार जनवरी और फरवरी मंथ में एफिड की या माह जिसको बोलते हैं उसका प्रकोप आ जाता है। तो इमिडाक्लोरोपिड का अगर आप स्प्रे करेंगे तो उससे एफिड का कंट्रोल हो जाएगा। हर साल येलो रस्ट का प्रकोप रहता है या पीला रतुआ आता है, तो आप प्रोफाइलेटिक स्प्रे टिल्ट का नहर के आस पड़ोस के खेतों में जहां पे आप हर साल ऑब्जर्व करते हैं कि ये पीला रतुआ आता ही आता है, तो उसमें एक प्रोफाइलेटिक स्प्रे टिल्ट का कर लीजिए। तिलहन फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है जिसकी बुआई किसान भाई सितंबर माह से शुरू कर देते हैं। सरसों के कीटों में एफिड या जिसे माहू कहते हैं एक प्रमुख कीट है और इस कीट का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर MK ढिल्लों। जब हम कीटों की बात करें तो इस समय एक जिसको हम तेला या चेपा बोलते हैं उसका प्रकोप प्रारंभ हो गया है। इनके लक्षण भी दिखाई देंगे आपको कि गुच्छा जो है, फूल गुच्छा है वो मुरझाना शुरू हो जाता है और उसमें एक गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और जिससे कि आगे फलियां नहीं बनती हैं। और अगर फूलों के टाइम समय पे लगता है तो उससे आगे इसमें फलियां नहीं बनती हैं। अगर फलियों पे अगर इसका प्रकोप आता है तो ये तेल की मात्रा को भी कम कर देता है। अक्टूबर की फसल बुआई और नवंबर की फसल बुआई में प्राय इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके रोकथाम की अगर बात करें तो इसकी रोकथाम जब हम देखें कि 20-25 से 30 अगर ये माहू एक पुष्प गुच्छे में अगर पाए जाते हैं और 10 पौधों में अगर एक पौधे पे ये माहू मिलता है तो उस टाइम पे किसान भाई एक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इनमें मुख्यतः 2 दवाई, उनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि ऑक्सीडामेटोन मिथाइल 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान रखें कि छिड़काव दोपहर के बाद करें, क्योंकि सुबह दोपहर तक इसमें बहुत सारी हमारी मधुमक्खियों का आवागमन रहता है, जिससे कि अगर सुबह हम इसका अगर प्रयोग करते हैं तो मधुमक्खियों को हानि होने का भी अंदेशा है। कीटों के साथ सरसों के 2 प्रमुख रोग हैं, तना गलन एवं सफेद रोगी।
और इसका अगर सही समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो फसल में भारी नुकसान होता है। हमारे किसान भाई किस प्रकार इन रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद। सफेद रोली के बारे में बताएंगे। यह बीज के साथ आती है कि जैसे ही फसल की बुवाई लेट सीजन में करते हैं तो ये बीमारी पौधे की प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है और पत्ती पर और साथ में फिर स्टैग हेड, जिसको हम तना कहते हैं, जहाँ फलियाँ बनती हैं, उस तक पहुँचती है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य बात है, सबसे पहले किसान अगेती बुवाई करें, जो कि 10 से 25 अक्टूबर के बीच में हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मेटालेक्जल एप्रोन 35 HD से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें। अगर फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो रेडोमिल MZ, जो कि मेटालेक्जल और मैंकोजेब का मिश्रण होता है, 75 WP फफूंदीनाशक के 0.25% घोल का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 30 दिन बाद करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुकूल जैव कारक होते हैं, जैसे कि 75% से अधिक, मौसम में नमी, 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व बदली युक्त या कोहरे का प्रभाव, जैसे कि 2 से 6 घंटे तक सूरज का दिखाई देना। इस तरह की दशाएं अगर 8 से 10 दिन लगातार रहती हैं तो यह रोग उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरा है तना गलन रोग। इसका मुख्य लक्षण है कि पौधे के निचले हिस्से पर जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग इस रोग से ग्रसित हो जाता है और यह रोग तने पर, टहनियों पर, पत्ती पर, फली पर भी देखा जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए इसके लिए हम बेनोमाइल या बावस्टीन 0.25% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं कि जब फसल में 25 से 30% फूल आ जाएं, उस समय किसान भाई ये छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा है अल्टरनेरिया ब्लाइट, पत्ती झुलसा रोग। इसके लक्षण पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे नीचे की पत्तियों से शुरुआत होते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर ये धब्बे पूरे पौधे पर, तने पर, फलियों पर उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को रोकने के लिए हम मैंकोजेब का 0.2% के हिसाब से छिड़काव करें। खेती किसानी के विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी अमूल्य योगदान है। खास तौर पर उद्यम विकास में कई किसान बहनों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ये किसान बहनें अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और इनका अनुभव बहुत ही लाभप्रद है। ऐसे ही एक सफल उद्यमी है श्रीमती पूजा शर्मा जी, जो खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन से आय वृद्धि की विस्तृत जानकारी दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के चंदू गांव से हूँ और 2013 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के अपना काम शुरू किया। इसके साथ हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जुड़े हुए हैं। मैं एक किसान हूँ। मैंने जैसे ही पशुपालन किया, खेतीबाड़ी की, तो उसमें ज़्यादा आमदनी मैं नहीं कर पाई, तो मैंने ट्रेनिंग लेके कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने उन्हीं चीज़ों को ऐसे बनाया कि जिससे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। और आज मेरी महिलाएं ऐसी कुकीज़ बनाती हैं जो 5 स्टार होटल में बिकती हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमने जैसे 5 फ्लेवर की कुकीज़ इसके अंदर भी डाल ली हैं। ओट्स है, फ्लैक्सीड है, डबल चॉकलेट है, चोको चिप है, वॉलनट है। ये जो कुकीज़ हैं ये बड़े बड़े होटल में जाती हैं। और इसी के साथ हमने जैसे जवार के बिस्किट बनाए, बाजरे के बिस्किट बनाए और लोकल में जैसे पीनट कुकीज़ बनाई। तो इसमें जो जवार और रागी, बाजरा सबका हमने देसी फ्लेवर में भी मतलब बिस्किट बना के हर आदमी हमारी चीज़ को खाए और उनको पता चले सब में देसी घी डलता है। जब हमारी यूनिट में यहाँ पे बिस्किट बनते हैं तो बाहर से जब लोग जाते हैं तो यही बोलते हैं कि पता नहीं क्या बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और आपको पता है ये जो कंपनी है ये कहाँ पे हमने बनाई? बिल्कुल गाँव के बीच में। ये जो आप देख रहे हो हमारी कंपनी, ये एक गांव की बिल्कुल खंडर भूतिया हवेली थी जो 200 साल पुरानी थी। आज आप इसको देख के
ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत से हमने इसको बिल्कुल तैयार किया है और ऐसी हमारे कुकीज़ बन रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ें। मैं आसपास के गांव की महिलाओं को भी रोजगार देना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं काम करके और अपने पैरों पे खड़ी हों। वो किसी के आगे हाथ ना फैला के हमेशा उनका हाथ ये रहे, मेरी ये सोच है। बाकी मैं आने वाले टाइम में चाहती हूँ कि पूरे मतलब हमारे हरियाणा या बाहर की महिलाएं, जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं और काम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आके ट्रेनिंग भी ले सकती हैं। हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें कंपनी में सारी महिलाएं शेयर होल्डर हैं, जो सब हिस्सेदार हैं, और कंपनी की महिलाएं ही डायरेक्टर हैं और कंपनी की महिलाओं द्वारा ही ये कंपनी बनाई गई है। इसका जैसे बाहर से कच्चा माल लाना है या मार्केटिंग के लिए मतलब सप्लाई दे के आनी है, सारा काम महिलाएं करती हैं। और हम सरकारी सारी योजनाओं से जुड़ के आज यहाँ तक पहुँच पाए। क्यों ना सारे देश की महिलाएं सरकारी योजनाओं से जुड़ें और उनका फायदा उठाएं। आइए अब शुरू करते हैं पूसा समाचार का खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। जयपुर राजस्थान से भूपेंद्र गुज्जर जी ने गेहूं की जड़ों में मिट्टी की परत बनने तथा पौधे के सूखने की समस्या बताई है। तो आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण के लिए सिंचाई से ठीक पहले फिप्रोनिल की करीब 5 से 8 किलोग्राम दानों की मात्रा 1 एकड़ में उपयोग करें और जो स्थान रिक्त हो गए हैं उनमें पुनः गेहूं की बुआई करें। बांदा उत्तर प्रदेश से कुलदीप अनुरागी जी ने मटर के पौधे में पीलेपन की समस्या बताई है। आपकी फसल में उकटा रोग का प्रकोप हुआ है, जिसके कारण पौधे पीले पड़ रहे हैं और यह एक मृदा जनित रोग है। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा एवं 1 ग्राम बेविस्टीन के मिश्रण से उपचारित करके ही बोएं। अभी इसके समाधान हेतु बेविस्टीन एवं मैंकोजेब की रेडी मिक्स की करीब 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गोंडा उत्तर प्रदेश से राहुल मिश्रा जी ने तंबाकू की फसल में पत्तों के सिकुड़न की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोबैको मोजैक वायरस की समस्या आ रही है। जिन पौधों में यह समस्या है उन्हें तुरंत जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दें। रासायनिक उपचार हेतु कॉन्फिडोर की 60 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तथा 10 दिन बाद थियामेथॉक्सम एक्स्ट्रा की 50 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। रसूलपुर पश्चिम बंगाल से सिद्धार्थ शंकर प्रसाद जी ने धान की नर्सरी में जिंक के उपयोग की जानकारी मांगी है। धान की 400 वर्ग मीटर नर्सरी को जो रुपाई हेतु 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, उसमें 100 ग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग करें तथा बुआई के समय जिंक सल्फेट की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। आने वाले 7 दिनों में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, आइए जानते हैं मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। अपनी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आपसे जुड़ा, आपके सवालों और समस्याओं से जुड़ा पूसा समाचार का एक बिल्कुल नया अंक लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।